हेलो स्टूडेंट। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग का क्लास 9th का एनसीईआरटी बिहार, यूपी, राजस्थान और अन्य हिंदी माध्यम बोर्ड परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि पार्ट नंबर 2 है। हमारे आसपास के पदार्थ में हम समझने वाले हैं क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देखते हैं तो पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं, तभी आप लोगों को जो भी टॉपिक है समझ में आएगा। बीच में आधा देख करके बीच में नहीं छोड़ना है, ठीक है। यदि पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि पार्ट नंबर 1 पहले जाकर के देखिए, उसके बाद पार्ट नंबर 2 आप देखने का कोशिश कीजिएगा। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहली बात, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? यदि हाँ तो कैसे? यदि हाँ तो वह कैसे है कि पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? तो हम इस वीडियो में हम प्रमुख टॉपिक इसी के बारे में समझने का कोशिश करेंगे। हम बात करते हैं जैसे ठोस में आप लोगों को जैसे दिखा समझ में आ रहा होगा कि बर्फ है। बर्फ क्या? ठोस रूप पदार्थ की। द्रव में जैसे जल है, दूध है, इस टाइप से तेल है। गैस में जैसे जल वाष्प आ जाता है, जल वाष्प। तो इस पे जो है ना, हम क्या ठोस को द्रव अवस्था में बदल सकते हैं या द्रव को ठोस में बदल सकते हैं, या जल जो द्रव है उसको गैस में बदल सकते हैं, यानी अदला बदली जो अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? इस वीडियो में मुख्य तौर पे इसी को समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तापमान परिवर्तन का प्रभाव, यानी तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान की मदद से हम देखेंगे कि पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो हम जानेंगे सबसे पहले एक क्रियाकलाप। आपको क्या करना है? 100 ग्राम बर्फ लेना है। क्या लेना है? 100 ग्राम बर्फ लेना है। 100 ग्राम बर्फ लेने के साथ साथ एक ठो क्या लेना है? स्टोव लेना है। स्टोव या गैस चूल्हा जिसपे हम किसी चीज को गर्म कर सकते हैं, इस टाइप से लेना है। साथ ही एक कोई बर्तन लेना है और एक थर्मामीटर लेना है, ठीक है। पहले हम बर्फ का चेक करेंगे टेम्परेचर थर्मामीटर से। तो -2 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस, इस तरीका से टेम्परेचर दिखाएगा कि बर्फ का इतना डिग्री सेल्सियस तापमान है, ठीक है। अब हम उसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे, धीरे धीरे गर्म करते जाएंगे और थर्मामीटर से क्या करेंगे? टेम्परेचर उसका मापते जाएंगे। तो पहले तो हम मापे थे तो कितना आया? -2 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस, इस टाइप से दिखा रहा था। तो इधर से हम जब गर्म कर रहे हैं बर्फ को गर्म कर रहे हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। और तब तक 0 डिग्री सेल्सियस बता रहा है थर्मामीटर जब तक कि बर्फ पूरा पिघल करके द्रव रूप में नहीं आ जाता। यानी जब तक पूरा नहीं पिघल के द्रव रूप में नहीं आ पाता है, तब तक जो है ना क्या दिखाई दे रहा? बर्फ का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना दिखा रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ नहीं रहा था, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा तो यानी टेम्परेचर बहुत ही क्या है? कम है। तो जब तक पूरा बर्फ नहीं पिघला तब तक उसका टेम्परेचर कितने दिखा रहा था? 0 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद देखा गया कि एकाएक पूरा बर्फ पिघलने के पश्चात तो थर्मामीटर का मापांक कितना दिखा रहा था? 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, इसी तरीका से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 10 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। और जल द्रव अवस्था में आया तो क्या होगा? उबलने लगा। अब हम बात करते हैं तो किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान क्या रहता? समान रहता। यानी जब बर्फ जो गल रहा था उस समय भी तापमान उस थर्मामीटर कितना बता रहा था? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी तापमान क्या रहता था? समान रहता था। तो ऐसे में जो उसमें ऊर्जा इधर से दे रहे थे वो कहाँ जा रही थी? उसमें ऊर्जा कहाँ जा रही थी? तो बर्फ जो है ना ठोस कण है। बर्फ जो है क्या है? ठोस कण। तो बर्फ का कण क्या है? बहुत नजदीक नजदीक रहता है। द्रव का कण क्या है? ठोस की तुलना में थोड़ा दूर दूर रहता है। तो जो हम इधर से ऊर्जा दे रहे थे, तापीय ऊर्जा या उसमें ऊर्जा, वही बर्फ के कणों को तोड़ने में खर्च हो रहा था। यानी बर्फ के कणों को तोड़ने में क्या हो रहा था? खर्च हो रहा था।
और वो जो द्रव अवस्था में कुछ मात्रा में जो जल में था, तो उष्मा जो दे रहे थे वही गुप्त उष्मा के रूप में जल में संचित हो जाता है। अतः हम बर्फ और जल में तुलना करेंगे तो किसमें ज्यादा ऊर्जा है, तो किसमें ऊर्जा ज्यादा हो जाता है, जल में हो जाता है, ठोस में बर्फ में नहीं रह पाता। अतः आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी ठोस की गलने की प्रक्रिया में तापमान समान इसीलिए रहता है क्योंकि उसमें ऊर्जा जो है उसको कणों को तोड़ने में खर्च हो जाता है और गुप्त ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी द्रव में गुप्त ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इस टॉपिक में समझेंगे, इसी में गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, जिसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो गलनांक क्या होता है कि जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से पिघल कर यानी गल कर द्रव अवस्था में आवे तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। यानी कि जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में पिघल यानी ठोस है गल करके या पिघल करके द्रव में आ जाता है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है, गलनांक है। ठीक है, और जिसमें उसमें जितना ऊर्जा लगेगा तो लगबे करेगा। क्वथनांक क्या है, तो कोई द्रव जो है ना कोई द्रव उबल कर द्रव अवस्था से सीधे किस में बदल जाए, गैस अवस्था में, तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है, क्वथनांक। क्वथनांक मतलब कितना डिग्री सेल्सियस पे, जैसे जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लग जाता है। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जल 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, उबलने लग जाता है। जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लग जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे जल क्या हो जाता है, उबलने लग जाता है। और वही गलनांक, तो हर एक ठोस का गलनांक अलग अलग रहता है। जैसे बर्फ का गलनांक कितना, 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस दीजिएगा तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस मान के चलिए। अब हम बातें करते हैं कि यदि कोई टेम्परेचर यानी कोई वैल्यू ऐसा डिग्री सेल्सियस में है, उसको कहेगा केल्विन में बदलने के लिए। तो केल्विन बराबर होता है सेल्सियस प्लस 273.15, 273.15। तो जैसे 25 डिग्री सेल्सियस है ना, सेल्सियस में रहेगा, केल्विन में बदलना है, उसमें क्या करना, 273.15 जोड़ देना। सेल्सियस में है और केल्विन में बदलना, तो 273 जोड़ देना। 25 में 273 जोड़ दिए तो कितना, 298.15 केल्विन हो गया। अब केल्विन में है, डिग्री सेल्सियस में बदलना। देखिए सेल्सियस में था, उसको केल्विन में बदलने के लिए क्या किया, 273.15 जोड़ दिए, 273.15 जोड़ देना। वही हम बात करते हैं, क्या कहते हैं, 273.15 जोड़ देना। वही हमको कोई ऐसा ताप है जो किसमें मिला है, केल्विन में है, लेकिन डिग्री सेल्सियस में उसको क्या करना, बताना। तो केल्विन में है, तो केल्विन में जितना ताप है ना उसमें से 273.15 घटा देना। तो 300 केल्विन है, 300 केल्विन, 300 में से 273.15 घटाए तो कितना, 26.85 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब सीधे तौर पे समझिए, यदि कोई तापमान डिग्री सेल्सियस में उसको केल्विन में बदलना है, क्या करना, 273 जोड़ देना। वही यदि आपको क्या कहते हैं, कोई तापमान केल्विन में दिया है और डिग्री सेल्सियस में बताना है, तो 273.15 क्या करना, घटा देना। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब पदार्थ की अवस्था, जैसे आपको बर्फ है, बर्फ ठोस अवस्था में, उसको आप गर्म कीजिए यानी उष्मा दीजिए तो किसमें बदल जाता है, द्रव अवस्था में आ जाता है। और द्रव अवस्था में द्रव अवस्था का बर्फ का क्या नाम है, जल है। जल को और उष्मा दीजिएगा तो किसमें बदल जाएगा, जल वाष्प में, यानी गैस अवस्था में आ जाएगा। वही गैस अवस्था को ठंडा कीजिए यानी शीतलता कीजिए, किसमें बदल जाता है, गैस को, जल वाष्प को ठंडा करने पे जल में बदल जाता है, यानी द्रव अवस्था में आ जाता है। और द्रव अवस्था को और ठंडा कीजिए तो किसमें बदल जाएगा, यानी ठोस अवस्था में, बर्फ में आ जाएगा, यानी अवस्था परिवर्तन हो सकता है। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि हम कोई पदार्थ ऐसा है जो ठोस में, जैसे कपूर है, उसमें टेम्परेचर दिए और सीधे ठोस में, अभी तो हम क्या समझे थे,
ठोस से द्रव में बदलेगा, द्रव से गैस में। लेकिन होता है कि कुछ कंडीशन में कुछ ऐसे पदार्थ है जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं और गैस से सीधे ठोस में, बीच का जो पोजीशन है वो खत्म हो जाता है, यानी द्रव अवस्था में अबेंड करता है। जैसे कपूर है, कपूर को आप गर्म कीजिएगा वो सीधे गैस में बदल जाएगा, और वही कपूर को गैस को क्या कीजिएगा, ठंडा कीजिएगा तो किस में आ जाएगा, ठोस में। तो ई ठोस से किसी पदार्थ का सीधे गैस में बदल जाना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर हो जाता है, अब वही कपूर गैस है, उसको सीधे क्या किया, गैस है उसको ठंडा किए तो क्या प्रक्रिया, गैस का सीधे ठोस में आ जाना क्या कहलाएगा, निक्षेपण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निक्षेपण कहलाएगा। ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहा होगा, ऊर्ध्वपातन, और गैस से सीधे ठोस में आ जाना क्या कहलाएगा, निक्षेपण। अब बात करते हैं, वही ठोस है कोई पदार्थ, जैसे बर्फ है, उसका क्या किए, टेम्परेचर दिए तो गलेगा ना, संगलन होगा, तो सीधे ठोस से द्रव में आना तो क्या कहलाएगा, संगलन। वही बर्फ है उसको क्या किए, ठंडा किए तो ठोस में आएगा तो क्या कहलाएगा, जमना। क्या कहलाएगा, जमना कहलाएगा। ठीक है। अब द्रव है, जैसे जल है, जल में टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, द्रव सीधे किस में आ जाएगा, गैस में, उसका नाम क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण। द्रव से सीधे गैस में बदल जाना क्या होगा, वाष्पीकरण। वही गैस जो है ना उसको और क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। तो टेम्परेचर देंगे तो गैस का सीधे द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, संघनन। गैस का सीधे द्रव में बदल जाना संघनन। जैसे जलवाष्प है, उसको क्या कीजिए, उसमें टेम्परेचर कम कर दीजिए, यानी टेम्परेचर घटा दीजिए, ठंडा कर दीजिए। जलवाष्प को ठंडा करेंगे तो क्या होगा, संघनन होगा और वह द्रव अवस्था में आ जाएगा। उम्मीद करते कि आप लोगों को यह स्टेप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का प्रभाव, दाब परिवर्तन का प्रभाव यानी दाब की मदद से किसी वस्तु का आयतन कम कर देना। तो हम पार्ट नंबर 1 में देखे थे कि ठोस और द्रव का किसी तरीका से, ठोस और द्रव का दाब लगा करके हम उसका आयतन कम नहीं कर पाएंगे। ठोस और द्रव का दाब लगा करके उसका आयतन कम नहीं कर पाएंगे। तो आयतन किसका कम कर पाएंगे, तो ये गैस है, सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर है, ई सिलेंडर है, इसमें गैस है और पिस्टन है। पिस्टन ऐसे पड़ा है और दबाए तो देखिए इसका आयतन अभी इतना था और दबाने के बाद आयतन कम गया और दबाने के बाद और आयतन कम गया, यानी दाब लगाने पर किसका आयतन कम जाता है, दाब लगाने पर किसमें परिवर्तन हो सकता है, गैस में। जैसे गैस अवस्था में था, गैस अवस्था में था और इसको और कंप्रेस करेंगे, और कंप्रेस करेंगे किस में आ जाएगा, द्रव में आ जाएगा। जैसे सुनेंगे एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी सुनेंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी या सीएनजी सुनेंगे, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी गैस को क्या किया, पूरा संपीड़ित कर दिया और सिलेंडर में भर दिया तो क्या हो गया, सीएनजी हो गया। वही एलपीजी लिक्विड फॉर्म में है और बाहर निकलता है तो दबाव कम होता है, दबाव अधिक दाबा है, गैस के कण को अधिक दाबेगा किसमें बदल जाएगा, द्रव में। और वही दबाव कम होगा तो गैस के कण ज्यादा फैल जाएंगे, किसमें बदल जाएगा, गैस में आ जाएगा। यानी दाब की मदद से परिवर्तन हो सकता है। हाँ, तो गैस में परिवर्तन होता है, गैस को द्रव में बदल सकते हैं, द्रव को फिर दाब कम कीजिएगा। जैसे सिलेंडर में था ना गैस रूप में, इसमें दाब कम है, दाब क्या बहुत ज्यादा है तो किस में, द्रव में एलपीजी रहता है। एलपीजी किस में, दाब, सिलेंडर में दाब बहुत ज्यादा रहता है तो किस में रहता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के रूप में रहता है, यानी द्रव रूप में रहता है। अब बाहर निकला, सिलेंडर से बाहर निकला तो दाब कम हुआ तो गैस में बदल जाता है सीधे तौर पे। तो दाब का प्रभाव किस पे हो सकता है, सिर्फ गैस पे हो सकता है। तो उम्मीद करते कि ये बातें आप लोगों को समझ में आया होगा। हम पार्ट नंबर 3 अगले वीडियो लाने का कोशिश करेंगे, यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो जल्द से जल्द हम लाने का कोशिश करेंगे पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 लाने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो के नीचे कमेंट करना साथ ही, और यह वीडियो अच्छा लगा तो और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं पार्ट नंबर 3 लेकर, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।